ठीक है जी, तो कोलिजन वाला पार्ट सब में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कोलिजन इन 2 डायमेंशन। ठीक है, 2D में जो कोलिजन होगा वो किस तरह का होगा इसको हम समझते हैं। ठीक है ना, राइट। टू डी का कोलिजन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सबसे फेमस कैरम बोर्ड। ठीक है ना, स्टैगर से मारते हैं, कोलिजन होता है, 2 डायमेंशन कोलिजन हो जाता है। कोलिजन 3D भी होता है, लेकिन 3D कोलिजन हमारे सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होगा, वेरिएबल बहुत सारे होते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2-3 पेज निकल जाते हैं। लेकिन जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ोगे, बीटेक में यदि पढ़ते हो, तो वहाँ पर इस टाइप की कोलिजन को आपको डिस्कस करा जाएगा, क्योंकि रियल लाइफ में कोलिजन कैसी होती है, 3D होती है। ठीक है ना, राइट। तो 2D में देखो क्या होने वाला है। ये हमारे पास मान लेते हैं m मास का एक पार्टिकल है और बच्चों वो u स्पीड से आता है। ठीक है, इसका कोई फॉर्मूला या कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मास कुछ भी हो सकते हैं, वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा। तो देखो m मास का एक पार्टिकल है और दूसरे m मास के पार्टिकल से ये टकराता है, जो कि हमारे रेस्ट पर है। ऐसे आया, मान लो क्वीन, ठीक है, वो आया, स्ट्राइकर टकराया 2 पार्टिकल से, स्ट्राइकर ऐसे चला गया और उधर चला गया, टकराने वाला। ठीक है, तो देखो क्या फिगर बनेगी यहाँ पर। इसे मान लेता हूँ ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन, तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो 1 वाला टकरा के इधर चला गया और 2 मान ला टकरा के इधर चला गया। ठीक है ना, इनकी वेलोसिटी भी कुछ भी हो सकती हैं, दोनों की सेम हो सकती हैं, दोनों की अलग अलग हो सकती हैं, दोनों के एंगल सेम हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इन जनरल मैं मान लेता हूं कि इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, और ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। ठीक है, ये मैंने सबसे डिफिकल्ट एग्जाम्पल लिया है, ठीक है ना, ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। जनरली इतना डिफिकल्ट होगा नहीं, उसमें क्या होगा, या तो दोनों वेलोसिटी इक्वल दी होंगी, या दोनों एंगल सेम दे रखे होंगे, या कोई सा एक एंगल दे रखा होगा, कोई सा एक वेलोसिटी भी दे रखा होगा। ठीक है, प्रॉब्लम इस तरह का होगा, लेकिन एक फ्रेम इस तरह का बनेगा तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, राइट। करना क्या है, वही चीज़, मास हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन को हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, मोमेंटम कंजर्वेशन को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर है। तो देखो, मोमेंटम कंजर्वेशन से हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप की कोलिजन में जनरली ई की वैल्यू क्या है ये मेंशन नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ ये बोलेगा कि ये हो रहा है, अब बताओ v1 v2 कितना है। यदि अल्फा बीटा दिया हुआ है तो अल्फा बीटा देंगे, बीटा और b2 दिया हुआ, तो बताओ v1 और a कितना होगा। अल्फा बीटा भी दिया हुआ है, v1 v2 भी एक अननोन है, बताओ क्या होगा। ठीक है, तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में ई का डेफिनेशन या ई की वैल्यू को हमें प्रोवाइड नहीं करता, यानी कोलिजन पता नहीं हमें कैसी है, इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, या फिर क्या है। ई का यहाँ पर कोई काम नहीं है। लगाते हैं, देखो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करना शुरू कर देता हूँ ताकि आपको भी इसकी आदत हो जाए। COM का मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सबको पता है, बराबर है कि नहीं। और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि जब भी हम वेक्टर के साथ काम करते हैं, मैंने पहला काम क्या बताया था, उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, उसके कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस वाले का तो कोई कंपोनेंट है नहीं, ये बेचारा तो सीधा जा रहा है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से एक्स डायरेक्शन में पहले जाता हूं मैं। तो एक्स डायरेक्शन में देखो, घटना से पहले, घटना क्या है यहाँ पर, टकराना, टकराने से पहले का मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में है, पहले पार्टिकल का m1u और दूसरे वाले का 0। क्लियर है बात। टकराने के बाद पहले पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों v1 cos अल्फा और इसका हो जाएगा v2 cos बीटा। मैं सिर्फ इक्वेशन लिख रहा हूं, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बहुत आसान होगा, तरीका वही रहने वाला है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से m1 v1 cos अल्फा, या दोनों के मास मैंने सेम लिए हैं, तो ये हो जाएगा m v2 cos बीटा। देखो बराबर है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गई। हमने क्या करा, मोमेंटम को कंजर्व करा बच्चों, किस डायरेक्शन में करा, एक्स डायरेक्शन में। क्लियर बात। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के 2 कंपोनेंट होंगे, दोनों भी कंजर्व रहेंगे, तभी तो कंजर्व होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि एक्स में कंजर्व होगा वाई में नहीं होगा। अब आ जाओ वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में देखो, इस फिगर में ड्रॉ कर देते हैं, देखो ये वाई डायरेक्शन हो गई।
तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी का ये कंपोनेंट हो जाएगा v1 साइन अल्फा और ये हो जाएगा v2 साइन बीटा। अब मुझे बताओ y डायरेक्शन में घटना से पहले मोमेंटम कितना था? 0 दिखाई दे रहा है। ये बेचारा x में जा रहा है, इसका y में कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। और ये तो बेचारा कंगाल है, ना x में है ना y में है कि नहीं है। तो दोनों का 0 + 0 होगा और 0 + 0 को हम क्या लिखते हैं? 0 ही लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसका आ जाओ, कोलिजन के बाद इस वाले का मोमेंटम हो जाएगा mv1 साइन अल्फा और इस वाले का हो जाएगा -mv2 साइन बीटा, ठीक है भाई। अब माइनस साइन क्यों लिया भाई मैंने? डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन नीचे की तरफ। ये दो इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन का एक साथ यूज हो सकता है, किसी एक का यूज हो सकता है, लेकिन तरीका यही रहने वाला है। तो जब भी 2 डायमेंशन के क्वेश्चन आएंगे हमें क्या करना है? मोमेंटम कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को लगाना है अलग अलग डायरेक्शंस में, एक्स में भी और वाई में भी। क्लियर बात? दोनों क्वेश्चंस को देख लें सब लोग एक बार। ठीक है जी, बराबर। सभी ने नोट कर लिया? ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हाँ हाँ, ठीक। ये m मास का पार्टिकल है बच्चों, u स्पीड से आता है। यहाँ दूसरा m मास पार्टिकल रेस्ट में है। टकराने के बाद ये पार्टिकल इस साइड चला गया 60 डिग्री के एंगल पर और ये भी 60 डिग्री के एंगल पर चला गया। आपको बताना है v1 और v2 कितने होंगे, निकालो। कुल नेचर ऑफ द कोलिजन विल बी नॉट गिवन टू यू। कोलिजन इलास्टिक इलास्टिक अपने को नहीं पता, तो निकालो। कई बार क्वेश्चन में यदि हम थोड़ा सा लॉजिक यूज करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें, तो हमारी जो कष्ट होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। इस फिगर को देख के लग रहा है, मन में ऐसा ख्याल आ रहा होगा, देखो ध्यान से देखो, तो वो ख्याल क्या आ रहा होगा कि दोनों एंगल सेम हैं, तो v1 v2 भी सेम होंगे, ठीक है। लग रहा है कि नहीं? ये लग जाना चाहिए, ठीक है ना। ये हमें लगना चाहिए क्योंकि ये सिंपल सी चीजें दिखाई दे रही है। फिर भी जरूरी नहीं कि हर किसी को उस तरह का इंट्यूशन हो, ठीक है, कुछ को नहीं भी हो पाता है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है, हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सेम सेम ही होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तुम इक्वेशन बना के करोगे तो भी आ जाएगा, इक्वेशन बना के करोगे तो भी ये चीज समझ में हमारे पास आ जाएगी। यदि ये चीज आपको समझ में आ गई है बिना मैथमेटिकल क्वेश्चन बनाए, तो इसका मतलब है कि वी आर वेरी मच फिट विथ साइंस। मतलब हमें एक सही डायरेक्शन मिल गई, या हमें एक सही डायरेक्शन में, एक सही प्रोफेशन की तरफ है हम लोग, ठीक है ना। ये चीज़ अपने को नजर आ जानी चाहिए। यदि आ जाती है तो कुछ लोगों को थोड़ी देर बाद और नजर आ जाएगी, धीरे धीरे वो चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम इस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं, समझ रही हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा मिसगाइड होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आधे सारे बच्चे क्या बनने के लिए बैठे हैं? इंजीनियर और मेडिकल, यही तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर। कुछ बच्चे बोर्ड में अच्छा कर जाए उसके लिए बैठे हैं, ठीक है। लेकिन ये हमने चूज नहीं करा, ये हमें बता दिया गया। किसने बताया? पड़ोस के लोगों ने, लोगों को देख के, ठीक है, या पेरेंट्स ने बोल दिया कि ऐसा करना है। अब नेचुरल इंटरेस्ट जो होगा वो हर किसी का पता नहीं चल पाता, आदमी की लाइफ खत्म हो जाती है तब जाके पता चलता है नेचुरल इंटरेस्ट क्या था। लेकिन यदि आपको पता चल गया तो मान के चलो कि यू आर गोइंग टू बी इन द टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड, कमाने में, पैसे में, लग्जरी में, ठीक है। आप दुनिया के टॉप 1% में आ जाएंगे यदि आपको ये पता लग जाए किसी तरह तो।
लेकिन मैंने बताया कि लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है, उनको पता नहीं चलता है कि हमें करना क्या था आखिर। ठीक है, माइकल डेल नाम सुना होगा, डेल कंप्यूटर का फाउंडर है। ठीक है, वो जहाँ से करता था तो वहाँ पर क्या था, 11-12 में ऑप्शंस होते हैं, अभी भी हैं हमारे यहाँ सीबीएसई के स्कूल में, कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चारों चूज कर सकते हो, पीसीएम भी। ठीक है, तो वो बंदा पीसीएम भी लेकर आगे बढ़ा। ठीक है, 11वीं क्लास में उसके आसपास क्या थे, जो फैमिली फ्रेंड्स थे उसमें डॉक्टर के लोग बहुत ज़्यादा थे, तो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ गया कि अपन भी डॉक्टर बनेंगे बड़े होके। ठीक है, तो उसने 12 के बाद तैयारी करी कंपटीशन की, वहाँ पे भी कंपटीशन होता है। ठीक है, जहाँ पे रहता था, मुझे कहाँ का है मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद वो चला गया यूनिवर्सिटी में, एडमिशन ले लिया उसने। ठीक है, बड़ी यूनिवर्सिटी होती है यहाँ पे, ऐसी तरह नहीं है कि मेडिकल है तो मेडिकल ही होगा। ठीक है, आईआईटी है तो आईआईटी होगा, बाहर जो यूनिवर्सिटी है उनमें सब कार्यक्रम चलते हैं। ठीक है, कार्यक्रम मतलब कोर्सेस। ठीक है ना, हाँ, कभी कुछ और समझे। ठीक है ना, राइट। ठीक है ना, तो सब तरह के कोर्सेज वहाँ पे चलते हैं, सोशल साइंस भी होगा, ह्यूमैनिटी भी होगा। अभी आईआईटी भी इस चीज़ में धीरे धीरे आ रहा है, वो सारे अपने आप को मल्टी डायमेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया और उसको रूम अलॉट हुआ एक। ठीक है, वो रूम में जो बंदा था वो इंजीनियर का था, बीटेक कर रहा था। और उस टाइम क्या था कि कंप्यूटर में थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें आ रही थी, बिल्डअप हो रही थी, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। उस बंदे के पास एक लैपटॉप रहता था। ठीक है, क्लास के टाइम इन लोगों के ऐसे थे कि जो क्लास होती थी तो वो बंदा नहीं होता था, वो बंदा नहीं होता था, इसकी क्लास होती थी। मतलब रूम में जो है जनरली एक ही जना रहता था, तो वो अपना लैपटॉप छोड़ जाता था, क्लास में लैपटॉप अलाउ नहीं है। तो ये क्या करता था, उसके लैपटॉप पे काम करता रहता था, माइकल डेल। ठीक है, पहले दिन करा, दूसरे दिन करा, तीसरे दिन करा, उसको मजा आने लगा। ठीक है, 1-1.5 महीने बाद उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो 10-10 घंटे सिर्फ लैपटॉप पे बैठ के कुछ ना कुछ करता रहता था। ठीक है, तब उसके दिमाग में टल गया, यार यार मैं तो डॉक्टर बने हूँ, मेरे लिए डॉक्टर की फील्ड ही नहीं है, मुझे तो फील्ड में जाना ही नहीं है। ठीक है, उसने बीच क्लास में बीच कोर्स को छोड़ा, एमबीबीएस के 1 साल साथ हो गया था। उसके बाद उसने कंप्यूटर का कोर्स करा। ठीक है, राइट, 2-3 साल का। उसके बाद उसने फिर धीरे धीरे कंपनी डाली, डायल कंप्यूटर, अभी फेमस कंपनी है। ठीक है, तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कई बार लोगों को एंड तक पता नहीं चलता है कि उन्हें करना क्या है, लेकिन पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है। अब पता कैसे लगे, उसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कई बार तुमने बच्चों को देखा होगा कि वो पेचकस लेके घूमता है, इधर उधर करता है, तो घर वाले बोलते हैं ये तो बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा भाई। ठीक है, उसके दिमाग में इंजीनियर बन जाती है, इमेज बन जाती है कि हाँ यार मैं तो इंजीनियरिंग के लायक हूँ। लेकिन पता चला कि बीटेक में पेचकस तो काम ही नहीं है, उसका सपना खराब हो गया। ठीक है, तो उसमें अभी से हम, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको बात, अभी हमारे पास टाइम है, तो हम उस चीज़ों को धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि हमारा प्रोफेशन एक्चुअली क्या होना चाहिए। ठीक है ना, राइट। पढ़ना तो सबको, अच्छी डिग्री सबको हासिल करनी है। ठीक है, लेकिन बेटर चॉइस क्या है, जैसे बीटेक में जब जाओगे तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। केमिकल है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ज़्यादा जोर चल रहा है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बच्चा कंप्यूटर में चला जाए। ठीक है, तो कंप्यूटर में जाने के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, आपका मैथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, मैथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। केमिकल इंजीनियरिंग में जाने के लिए आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, यदि आप बायोटेक्नोलॉजी को चूज करते हो, जेनेटिक्स को चूज करते हो, जनरली बच्चे ले रहे हैं आजकल, मैथ वाले बच्चे भी क्या करते हैं, बीटेक बायोटेक करके सोचते हैं यार अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, बायोलॉजी है। तो जो बच्चा बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल है, उसको बायोलॉजी समझने में और पढ़ने में क्या होगा, प्रॉब्लम आने वाला है। तो वो चीज़ें हम लोग इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए। क्लियर है, और ये कई बार चेंज होता रहता है। तो मैंने बताया कि बचपन में कंप्यूटर खेल के लगता है कि नहीं मैं तो गेमर बनूंगा। जैसे मेरी बेटी अभी 10 साल की है, 4th में है, वो गेम खेलती रहती है दिन भर। ठीक है, पहले वो सोचती थी मैं डॉक्टर बनूंगी, कोरोना से पहले। ठीक है ना, अभी कोरोना में उसने इतना गेम खेल लिया, मैं पूछता हूँ क्या बनेगी, बोला पापा गेमर बनना है मुझे। ठीक है ना, तो गेम खेलने का मतलब ये नहीं है, गेम खेलना आपका शौक है, प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन में जब गेम आप बनाने जाओगे तो फिर आपका कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा मैथ में कमांड चाहिए। तो वो चीज़ें बच्चों के दिमाग में क्या होती हैं, आगे इन्फ्लुएंस से पैदा होती हैं। और उसमें क्या होता है कि हमारा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है उस इन्फ्लुएंस के अंदर काम करने में, यकीन में कि कभी हमारा पोटेंशियल कभी वापस आता ही नहीं है। ठीक है, फिर कभी कभी हमें अच्छा कोच नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में अच्छे प्लेयर नहीं हैं क्रिकेट में, लेकिन तुमने देखा होगा जितने भी क्रिकेट के प्लेयर हैं उन्हें बचपन से ही अच्छा कोच मिल गया। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सचिन तेंदुलकर, उसके चाचा ही खुद खेलते थे और उन्होंने उसको धीरे धीरे पुशअप करना शुरू करा और वो आ गया, वो इसका नेचुरल टैलेंट हो गया आगे बन के। ठीक है ना, तो कई बार अच्छे कोच के मिलने से, अच्छी चीज़ों को मिलने से वो चीज़ हो जाती है। कई बार अपने आप को खुद ढूंढना पड़ता है कि हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्या करें।
ठीक है, तो उसका तरीका क्या है कि छोटी मोटी चीज़ों में जहाँ आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लग रहा है, जहाँ आपका दिल लग रहा है, उस चीज़ को ट्राई करो। दिमाग से नहीं, उसमें दिल में सोचना पड़ता है, ठीक है, कि कहाँ मेरा दिल काम कर रहा है, कि किस चीज़ में मुझे मज़ा आता है। 1 घंटे भी बैठ जाऊँ तो मुझे दिक्कत नहीं होगी, 2 घंटे बैठ जाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मेरे को क्या था, मेरा ग्रेजुएशन जैसे हुआ तो मुझे क्या था कि वहाँ पर मुझे क्लास दी गई 2-4 बार, ठीक है। मेरा सपना ये था कि मैं मतलब पीएचडी करके रिसर्च में जाऊँगा, ऐसा मैं सोचता था। तो जब बीटेक में ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे वहाँ पर एक टीचर ने बोला कि बेटा ऐसा करो, मुझे लगता है कि आप थोड़े से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हो, कई बार वो क्वेश्चन ही पूछता था मैं, आप थोड़ा सा क्लास लेना शुरू करो। तो ग्रेजुएशन में मैंने क्लास ली, उसमें मुझे मज़ा आने लगा। तो मुझे लग गया कि हाँ, अब यही फील्ड मेरे लिए अच्छी है। और अभी तक वही चीज़ है, अभी तक उसी एनर्जी से मैं मेंटेन करता हूँ। 20 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, लेकिन क्लास में एनर्जी वही रहेगी, वही चीज़ें रहेंगी, वही कोई बच्चा डाउट पूछे तो कहीं कोई इरिटेशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मतलब ये फील्ड ऐसी है, मतलब जैसा मान के चलो मेरे लिए बनी है या मैं उसके लिए बना। तो वो चीज़ जब आपको आ जाएगी तो आप मान के चलो कि टॉप 1% 2% के ब्रैकेट में अपने आप आ जाओगे, ठीक है। लग्जरी के मामले में, पैसे के मामले में, सफलता के मामले में, या कुछ और, उसमें थोड़ा बहुत ट्राई आपको देना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो उसके लिए भी टाइम है, तो ऐसी चीज़ों को देखते रहो। लेकिन यदि लॉजिक क्लियर है हमारा तो इसका मतलब है कि ये चीज़ हमारे लिए बनी है, ठीक है ना, राइट। बाकी तो इंजीनियर देखो बहुत सारे बन जाते हैं। आप इंजीनियर ऐसे ही मिलेंगे बीटेक वाले, उनसे बोलोगे यार ये फैन ठीक कर ले, वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। प्लग को उल्टा लगा देंगे, प्लस माइनस उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। ऐसे भी मिल जाएंगे। तो वो क्या है, उनका सिर्फ टाइम पास हुआ, उनका सिर्फ टाइम पास हुआ और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो बी और बी दोनों कैसे हैं, सेम है। और मोमेंटम को कंजर्व करो, तो इधर हो गया एम यू, इधर हो गया 0, इधर आ जाएगा एम बी कॉस 60, और इधर भी कितना आ जाएगा, एम बी कॉस 60। दोनों को ऐड कर दो तो एम यू आ जाएगा हमारे पास 2 MB कॉस 60, और कॉस 60 बेचारा खुद हाफ के बराबर है, हाफ और हाफ खत्म हो गए, तो यहां पर v हमें क्या लगा, u के बराबर है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, इसको 60 इसको 30 ले लो, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, करना नहीं है सॉल्व, ठीक है। ये v दिया होगा 10, ये दिया होगा 60, ये है 30, v2 पूछा होगा, अलग क्वेश्चन बन गया। लेकिन सबको सॉल्व करने का तरीका सेम, मोमेंटम को कंजर्व करना है x के अलोंग भी और y के अलोंग भी, ठीक है। एक क्वेश्चन चलो मैं और दे देता हूं, नोट कर लिया इसको। क्वेश्चन तो तुम जितने बोलोगे उतने बन जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, मैंने पहले ही बोला होगा। तुम मुझसे बोलोगे सर इस टॉपिक में मुझे 100 क्वेश्चन करा दो, 200 करा दो, 300 करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से कभी कुछ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से होता है। अब V1 और V2 निकालो। V1 और V2 की वैल्यू को सब लोग निकालें। सामने देखो, इसको बोलो, इधर देख, मेरी चाय की मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरी है।
कितना आया V1 और V2? चलो देखते हैं। एक बच्चे का आंसर आया है, मीथेन का आंसर आ रहा है 3U/5 और 4U/5। तो बाकी बच्चे देखें। तुम बताओ भाई, आर्यवीर मलिक, क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? नाम तो बड़ा वजनदार है भाई, आर्यवीर। क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका? समझ में आया नहीं, चलो कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है, चलो 3U/5 और 4U/5। वो दो लोग अचानक से बोलते हैं ना एक साथ, तो वो ऐसा हो जाता है। यही आया 2U/5। देखो मोमेंटम को कंजर्व करो, तो मोमेंटम हो जाएगा mu+0 इज इक्वल टू mv1 cos 37 प्लस mv2 cos 53। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन y डायरेक्शन में चले जाओ, मोमेंटम को कंजर्व कर दो, तो v1 sin 37 और v2 sin 53, ये दोनों इक्वल होंगे, दिखाई दे रहा है? क्योंकि y डायरेक्शन में दोनों मोमेंटम एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों क्या करेंगे? बैलेंस आउट करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, बैलेंसिंग ऑफ मोमेंटम, बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी, बैलेंसिंग ऑफ टॉर्क। ठीक है, दिस ऑल अबाउट बैलेंसिंग। ठीक है ना? अब m से m मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया है, तो जरूरत ही नहीं है। साइन 37 कितना होता है? 3/5। तो 3v1 इज इक्वल टू कितना? 4v2। इस इक्वेशन को उठा के यहां पे डाल दो, v1 को उड़ा दो या v2 को उड़ा दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। हाँ देख, y डायरेक्शन मोमेंटम कितना होगा? mv1 sin 37 और नीचे कितना होगा? माइनस। तो 0 इज इक्वल टू, दोनों बैलेंस करेंगे, तो ऊपर वाला जितना है उतना ही नीचे वाला होना चाहिए, इसलिए मैंने इनको बैलेंस कर दिया, है ना? टकराने से पहले y डायरेक्शन मोमेंटम कितना है? 0 है, तो टकराने के बाद भी 0 ही रहेगा। ये बात पल्ले पड़ गई? क्या आ रहा है? ना ना, कुछ कैलकुलेशन का पंगा कर दिया होगा। ये मैंने सही लिखा था ना, साइन 3/5 और ये 4/5। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू m cos 37 4u/5, और ये हो जाएगा v2 इंटू 3/5। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5u इज इक्वल टू हो गया 4v1 प्लस 3v2। अब किसी को भी उड़ा दो, बोलो v1 को उड़ा देते हैं, चलो। तो v1 हो जाएगा 4v2/3, तो 4 तो पहले से था, और 4v2/3 और आ गया, ये हो गया 3। तो ये हो गया 16v2 प्लस 9v2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5u। तो 15u इज इक्वल टू हो गया 25v2। ठीक है, अब v2 आ गया, v2 आ गया तो v1 भी आ जाएगा। बोलो कहीं कोई दिक्कत इसमें? है क्या बेटा? अच्छा ठीक है, क्लियर बात? क्लियर है जी चीजें? हटाऊं उसको? नोट कर लिया सभी ने? ठीक है जी, अब आगे देखते हैं
बॉम्ब वाले क्वेश्चन, ठीक है। V1 की वैल्यू 4u/5 बेटा, ठीक है। बॉम्ब वाले क्वेश्चन में वही करना होगा जो अभी यहां पर हमें दिया हुआ था। हमें क्या करना है, मोमेंटम को कंजर्व करना है। अब बम कैसे फटता है ये बम के ऊपर डिपेंड करेगा। हो सकता है किसी बम के 2 टुकड़े हो जाएं, एक इधर गया और एक इधर गया। हो सकता है किसी बम के 4 टुकड़े हो जाएं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, ठीक है। हो सकता है 100 हो जाएं। लेकिन जो क्वेश्चन बनाएगा फिजिक्स में वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पीस का या 3 का होगा। करने को 100 पीस भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन करने में क्या होगा, टाइम लग जाएगा अपने को, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टुकड़े वाले क्वेश्चन या 3 टुकड़े वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है, बराबर है। तो मान लेते हैं, देखो ये हमारे पास कोई बम था और इसके अचानक से 2 टुकड़े हो गए। सिंपल समझो, ये बम रखा हुआ है यहाँ पर एम मास का, ठीक है। 2 टुकड़े हुए, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है, यानी कि m/2 m/2। एक यदि लेफ्ट में जाएगा तो दूसरा किधर जाएगा, राइट में जाएगा। और दोनों के मास सेम है तो क्या होगा, इक्वल स्पीड होगी, वेलोसिटी भी कैसी होगी, इक्वल होगी। क्लियर। बॉम्ब वाले की बात कर रहा हूं, ये कोई भी पीस हो सकता है, ठीक है, जिसके 2 पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। जनरली फटता जो है वो बम ही है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा बोल देंगे कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, मान लो ये हमारा दिल है एम मास का, ठीक है। अचानक से टूट गया, एक पोर्शन का मास हो गया 2m/3 और दूसरे पोर्शन का मास हो गया m/3। m वाला टुकड़ा इस साइड जा रहा है, जिसकी गति है 10 मीटर पर सेकेंड। गति मतलब स्पीड। तो बताना है कि जो हैवियर वाला टुकड़ा है इसकी स्पीड कितनी होगी, निकालो। बोलो, कुछ भी ले लो, इसमें क्या है, बॉम्ब का शेप तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी कहां दे। देख, बम का शेप तो कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं है कि देखा है हमने, ठीक है ना। कितना, 15, 5। आराम से करो भाई, दिल का मामला है, सही आंसर आना चाहिए, है ना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 5 आया। 5 की 10। देखो, बम फटने से पहले, हाँ एक बार देखो, देखो ध्यान से, बम फटने से पहले इसका मोमेंटम कितना, 0 0 था। अब एक पीस हमारा राइट में चला गया m/3 वाला, और उसका वेलोसिटी कितना है, 10। अब ये सिंपल सी बात है, एक राइट में जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट वाले का मास कितना है, 2m/3, और उसका वेलोसिटी मान लेते हैं, देखो भी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाँ, 2 टुकड़े हैं तो वी कैन डायरेक्ट यूज दिस कॉन्सेप्ट आल्सो, m1v1 इज इक्वल टू व्हाट, m2v2, बट ओनली इन केस ऑफ 2। हाँ हाँ, 2 पार्ट वाला है तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 2 पार्ट में नहीं है, 3 पार्ट है या कुछ और है, तो फिर हमें मेन कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। बोलो बेटा। तो वो तो प्रोजेक्टाइल मोशन चालू हो जाएगा, ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन चालू हो जाएगा। उसके बाद जैसे मान लो कि ये हमारा बम था, मैंने इसे ऐसे शूट कर दिया, किसी फायर करा, ठीक है, किसी कैनन से। अब ये बम जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फटता है, ठीक है। अब 2 टुकड़े होंगे, एक इधर गया एक इधर गया, दोनों का पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो उसके बाद पहले तो स्पीड निकाल लेंगे, उसके बाद बाकी पूरी कहानी प्रोजेक्टाइल मोशन की हो गई। ये मल्टी लेयर क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो,
हाँ वो भी देखते हैं। अब देखो एक दूसरा हमने पार्ट लिया, एम मास का बम, दूसरा वाला बम, ठीक है ना, राइट। तो ये जब फटा तो इसके तीन पार्ट हो गए, m/3 और m/3। ये देखो m/3 का स्पीड इस डायरेक्शन में था 10 मीटर पर सेकेंड, m/3 का स्पीड इस डायरेक्शन में था 10 मीटर पर सेकेंड, अलग भी हो सकता है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि जो तीसरा टुकड़ा होगा वो किधर जाएगा, सोच के बताना। क्वाड्रेंट कौन सा होगा, क्वाड्रेंट? क्वाड्रेंट कौन सा होगा? थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। देखो पहले मोमेंटम कितना है, जीरो है, मोमेंटम जीरो था पहले, बाद में भी जीरो ही रहेगा। अब यदि मोमेंटम इस डायरेक्शन में है तो बैलेंस करने के लिए इसका तीसरे का इधर होना चाहिए, तो तीसरे वाले का वेलोसिटी मैं इधर मान लेता हूं v है। अब आपको बताना है फाइंड v एंड थीटा, दोनों निकालो। तीसरे टुकड़े का मास भी m/3 है, ठीक है। मास कुछ और भी हो सकते हैं, एक का m/4, m/4, 3m/4, m/5, m/6, कुछ और भी हो सकता है। ये मैंने लिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब निकालो तीसरा वाला जो टुकड़ा है वो कितनी स्पीड से जाएगा और कितने एंगल पर जाएगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, 90 तो नहीं होगा। देख लॉजिकली देखना, देख ये दोनों ऐसे हैं तो बीच में से कहीं किसी एंगल पे जाना चाहिए। तरीका वही है, मोमेंटम को कंजर्व करना है, बैलेंस आउट करना है बेसिकली। जितना एक्स में है उसके उतना ही एक्स के अपोजिट में होगा, जितना वाई है उतना ही वाई के अपोजिट में होगा। थीटा 45 और v कितना, v आएगा 10√2, हाँ शायद यही आंसर आ रहा है। v आएगा शायद 10√2 और थीटा आएगा 45 डिग्री। देखो ये m/3 और v, सबसे पहले वेक्टर का पहला रूल, जहां भी एंगल देखो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो, पहला काम हमारा यही होना चाहिए। तो m/3 इंटू वी कॉस थीटा, और नीचे वाला भी हो जाएगा m/3 इंटू वी साइन थीटा। ये इसको बैलेंस करेगा और ये इसको बैलेंस करेगा, देखो हाँ या ना, देखो दिखाई दे रहा है। इन दोनों को बैलेंस कराओ तो m/3 कैंसिल आउट, दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट लिख दूं तो डायरेक्ट v cos थीटा अपन ने लिख दिया 10, ठीक है भाई। अब उसी तरह y में आ जाओ, m/3 यहां पे भी कैंसिल, तो दूसरा हो जाएगा v sin थीटा इज इक्वल टू 10। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो tan थीटा 1 आ जाएगा, थीटा 45, और थीटा 45 रखोगे तो b हमारा क्या आएगा, 10√2 आ गया। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। मास का रेशियो कुछ भी ले लो, स्पीड की वैल्यू कुछ भी ले लो, ठीक है, 3 टुकड़े से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, देखो इसी तरह के क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, मैंने बताया, ठीक है। इस m को ले लो, यहाँ पर हो जाएगा m/3, यहाँ पर m/4, और यहाँ पे बचा हुआ मास इधर आ जाएगा। जब मास चेंज होगा तो स्पीड का रेशियो भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होने वाला है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का क्वेश्चन है, KVP, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है देखो, एक बम हमारे पास है M मास का, जिसको मैंने कैनन से फायर कर दिया है। क्या कर दिया है? कैनन से फायर कर दिया, M मास का बम, ठीक है। एंगल मान लेते हैं थीटा है, ठीक है, बराबर है। अब ये बम जो है धीरे धीरे आगे चलेगा, आगे चलेगा, आगे चलेगा, चलते चलते बहुत टाइम हो गया, तो अब लगेगा फट जाओ, है ना, बराबर है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पर आकर क्या होगा? फट गया। फटने के बाद इसके दो टुकड़े हो गए भाई, M/2 इधर और M/2 इधर। हाँ, अब पहला जो टुकड़ा हुआ उसने क्या करा, अपने पाथ को रिट्रेस कर लिया, जिस रास्ते आया था बेचारा उसी रास्ते वापस हो लिया, ठीक है ना। ये तुम्हें बताना है कि दूसरे वाले टुकड़े का स्पीड कितना होगा। तो मैं आगे क्वेश्चन, M मास का एक बम अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन के हाईएस्ट पॉइंट पर फटता है दो बराबर पार्ट में। पहला जो पार्ट है अपने पाथ को रिट्रेस करता है और जहां से बम फेंका गया था उसी के ऊपर दोबारा गिर गया कि जा तू भी ले, ठीक है ना। देखो ना, कभी कभी दिवाली के रॉकेट छोड़ते हैं तो पता चला रॉकेट घूम घाम के अपने ही घर में आके घुस गया, ठीक है, अपने ही घर में आग लगा दी। क्या ना, सोचो तो, आराम से करो, आराम से करो, आराम से करो। क्वेश्चन है, देखो कि रसगुल्ला नहीं है कि एकदम से हड़प लोगे, तो टेक योर टाइम। U cos थीटा, चलो देखते हैं, चलो देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन U cos थीटा, दूसरा ऑप्शन आ रहा है U cos θ/2, और बोलो 2U cos थीटा, तीसरा ऑप्शन 2U cos थीटा। इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना कि टकराने से पहले, ठीक है, वेलोसिटी जीरो नहीं था बम का, ठीक है। ये पहले दो बम की तरह निकम्मा नहीं है, उनका वेलोसिटी जीरो था, इसका नहीं है। हैं? हाँ, हाईएस्ट पॉइंट पे। और भाई इतने टेंशन में क्यों हो तुम? आराम से खुश रहो, है ना। चलो देखते हैं, साइन का टर्म तो नहीं आएगा, साइन तो नहीं आने वाला है, तो इसमें गड़बड़ है कुछ पक्का। होगा इसी का ही, U cos थीटा 2U cos थीटा, मतलब समथिंग मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। कितना P आ रहा है? हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं, 5 का टर्म नहीं आएगा। देखो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। टकराने से पहले इस बम का वेलोसिटी कितना था, फटने से पहले, सॉरी, U cos थीटा, बराबर है, ये सबको पता है। तो फटने से पहले मोमेंटम हो गया U cos थीटा इज इक्वल टू फटने के बाद का मोमेंटम, ठीक है ना, बराबर। अब फटने के बाद ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, तो यानी रिट्रेस तभी कर सकता होगा जबकि इसका वेलोसिटी वही होगा जो कि इसका था। भाई हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? U cos थीटा, तुम उल्टा पाथ कर दो तो वेलोसिटी उस टुकड़े का U cos थीटा होना चाहिए था, हाँ या ना। ये पास में आया लॉजिक वाला। ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस तभी कर पाएगा जबकि वेलोसिटी वही मेंटेन रहे, तो यानी जो हमारा M/2 वाला मास पीछे गया उसका वेलोसिटी भी U cos थीटा ही होना चाहिए। मास से को लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में मास का यूज कहाँ होता है, ठीक है।
तो इसका मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम यू बाई टू कॉस थीटा, बराबर। देखो क्लियर है बात? माइनस साइन क्यों लिया, सब में आ गया। प्लस एम बाई टू वाला टुकड़ा और इसकी वेलोसिटी को मान लेते हैं v। ये कहानी समझ में आई? देखो अब बाकी सारा काम कैलकुलेशन का, देखो क्या आंसर आता है। मेरे ख्याल से इन तीनों में से तो कोई नहीं लग रहा मुझे तो भाई। अपने को लग रहा है कि ये 1 प्लस हाफ 3/2 3u cos थीटा आएगा शायद। देखो एक बार, जिस इस तरह के और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल गया, दो टुकड़े हुए, एक सीधा नीचे गिर गया, बताओ आगे का वेलोसिटी कितना होगा। तो सो मेनी क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड, बराबर है कि नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह के भी बन सकते हैं। ठीक है, सभी लोगों ने नोट कर लिया? गुड। अब आगे देखते हैं अगला हेडिंग, बैलिस्टिक पेंडुलम। ठीक है ना? नाम देख के लग रहा होगा कि सिंपल पेंडुलम तो पढ़ा था, अब ये साला नया कौन आ गया। ठीक है ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, वही पुरानी चीज़ है। ठीक है ना? बैलिस्टिक रिलेटेड टू द बुलेट, है ना? बुलेट से रिलेटेड है, बैलिस्टिक नाम इसलिए दिया गया है। होगा क्या, देखो यहाँ पर हमारे पास वही सिंपल पेंडुलम जिसका मास m, लेंथ l, और वही उसका काम है टंगे रहने का, तो वो टंगा हुआ है। ठीक है ना? यहाँ पर सिंपल पेंडुलम। ठीक है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के लिए, और कंपटीशन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट पहले हम फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे और डेरिवेशन के बाद उसको अप्लाई करेंगे, कि जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है? तो देखो होगा क्या कि यहाँ पर एक m मास की बुलेट है जिसका स्पीड है u। इसका स्पीड कितना है? u। ये आके इस पेंडुलम से टकराएगी, इसके बॉब से, और ये इसके अंदर जाकर फंस गई, मतलब स्टक हो गई। द बुलेट गॉट स्टक इनटू द ब्लॉक। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होगा आगे? पेंडुलम ऐसे, हाँ, ऑस्किलेट होगा और यहाँ पर जाकर इस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। ज़्यादा स्पीड हुई तो यहाँ भी चला गया, और ज़्यादा हुई तो सर्किल पूरा करके वापस आ जाएगा। लेकिन जनरली स्पीड इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो यहाँ तक ही जा सकता है। ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन में पूछेगा कि बताओ कितना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा। अपने को क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है? ये अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, हाँ बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही दोनों सेम हो गए। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना? ठीक है, जनरली ऐसा होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बुलेट इससे टकराएगी, टकराने के बाद पेनिट्रेट करेगी और बाहर निकल गई, फिर से पेंडुलम मूव करेगा, लेकिन अब की बार एंगल कम हो जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना? तो बहुत सारे के क्वेश्चन बन सकते हैं, सबका तरीका सेम है। ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अपने को निकालना है बच्चों। ठीक है? तो देखो अब ये क्वेश्चन 2 लेयर की प्रॉब्लम हो गया। सबसे पहले बुलेट टकराएगी, इससे आके पेनिट्रेट करेगी, इसमें अंदर स्टक हो गई, यहां से यहां तक क्या कंजर्व होगा? मोमेंटम। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी? पोटेंशियल में। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम आगे भी पहले कर चुके हैं डिस्कस, आपको याद होगा, पेंडुलम वाले केस में, है ना? हाँ, विदाउट कोलिजन। अब देखो सबसे पहले हम कोलिजन कराते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। आई विल राइटिंग इन शॉर्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टकराने से पहले बुलेट का मोमेंटम mu, इस बेचारे बॉब का 0। टकराने के बाद दोनों साथ साथ m प्लस m इंटू वी, देखो बराबर। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गई? ठीक है?
तो टकराने के बाद इन दोनों का जो कंबाइंड वेलोसिटी होगा वो हमारे पास एम यू डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम के बराबर होगा टकराने के बाद। ठीक है, क्लियर है बात? अब उसके बाद क्या होगा, इसकी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें? पोटेंशियल में। अब देखो बच्चे यहाँ पर एक गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, वो सीधे इसकी काइनेटिक को इन दोनों की पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सही नहीं। क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ पर कोलिजन हो रहा है, और कोलिजन चाहे कैसी भी हो, काइनेटिक एनर्जी में कभी ना कभी लॉस जरूर होता है, चाहे इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, या फिर पार्शियल इलास्टिक हो। ये मत सोचना किस तरह आपने बोला था कि इलास्टिक में तो कांस्टेंट रहती है, मैंने कांस्टेंट नहीं बोला था, मैंने क्या लिखवाया था, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह सेम रही। कंजर्व होने का मतलब क्या होता है, हर पॉइंट पे सेम है, बराबर है। भाई तुमने मान लो बिजनेस स्टार्ट करा 100 रुपए से, एक साल बाद भी तुम्हारे पास 100 रुपए, तो इसका ये मतलब है कि आपने कुछ गेन ही नहीं करा या लॉस ही नहीं करा, ये तो नहीं है ना। इसका मतलब हो सकता है कि कभी ड्यूरिंग द बिजनेस 100 के आपके 200 हो गए हों, ठीक है, फिर आपने कुछ गलती करी, 200 से दोबारा 100 हो गए। लेकिन यदि कोई चीज 100 ही रहने वाली है, उसे बोलते हैं कंजर्वेशन। इनिशियल और फाइनल 100 है, तो इसका मतलब वो कंजर्व नहीं है, इनिशियल फाइनल बाई चांस सेम हो गई है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इवन इन इलास्टिक कोलिजन देयर इज सम लॉस, लेकिन यदि वो लॉस रिकवर हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, इलास्टिक। समझ रहे हो बात? नहीं तो मैंने बिजनेस स्टार्ट करा 100 रुपए का, लॉस हुआ 20 रुपए, ठीक है, आपने मेहनत करी, 20 रुपए का गेन हो गया। एक बार पैसे आपके पास थे 80, फिर हो गए दोबारा से 100, तो लॉस तो हुआ ना, लेकिन इनिशियल फाइनल सेम है। तो किसी भी कोलिजन में, जब कोलिजन टकराते हैं आपस में, तो दोनों में डिफॉर्मेशन होता है। देखो, जब डिफॉर्मेशन होगा तो एनर्जी तो लॉस होगा ही होगा, काइनेटिक, लेकिन यदि वो रिकवर हो जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, इलास्टिक। रिकवर नहीं होता है तो क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक। और कंप्लीटली रिकवर नहीं होता है तो परफेक्ट इनइलास्टिक। ठीक है, तो यहां और यहां एनर्जी को कंजर्व मत कर देना, ध्यान रखना, गलती कई बार हो सकती है हमसे ये। ठीक है जी। अब देखो, ये इससे टकराया, ये टकराया, अब उसके बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, चाहो तो ये इक्वेशन हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स। ये हाइट कितनी है, h, यहाँ पर स्पीड कितनी है, v, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कितना होता है, v²/2g। चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एनर्जी से भी लिखोगे तो भी वही आंसर आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, mgh। m से m का टर्म कैंसिल, ये आ गया। अब वो वाली कहानी पुरानी हो गई, देखो कौन सी वाली, जो हमने पहले पढ़ी थी। ये हमारे पास L है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, L cos थीटा, याद आया आपको? अब मुझे ये हाइट निकालनी है, तो ये हाइट मेरे पास आ जाएगी L1 माइनस कितना, cos थीटा। ये चीज हमारी पुरानी वाली हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा L1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू v² कितना, 2g। ठीक है, यहां से cos थीटा का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, विच कम्स आउट टू बी 1 माइनस v² डिवाइड बाई कितना, 2gl। ये फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, पहले भी हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन से हम v वेलोसिटी यहां पर रखेंगे और इस वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यदि फॉर्मूला ध्यान नहीं रहता है तो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी कैन सिंपली यूज काइनेमेटिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन आफ्टर द कोलिजन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, उसके बाद एनर्जी कंजर्व होगी। तो कोलिजन से पहले और बाद में एनर्जी को कंजर्व मत कर देना। एनर्जी कंजर्वेशन का काम तब आएगा जबकि कोलिजन पूरी तरीके से हो चुका होगा। ठीक है जी, हाँ बोलो बेटा। बेटा ये हाइट का फॉर्मूला होता है ना काइनेमेटिक्स में, यदि किसी पार्टिकल को v स्पीड से फेंकते हैं तो हाइट कवर्ड कितना होता है, v²/2g। तुम चाहो तो एनर्जी कंजर्व करके निकाल सकते हो, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh। जो भी m है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है भाई।
तो ये बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन है, स्कूल बोर्ड में काफ़ी आता है। एक्सप्लेन द बैलिस्टिक पेंडुलम एंड फाइंड अ डेरिवेशन फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो इसी तरह का मिलता जुलता एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट भी उसी तरह का है, बस यहां पर मैंने स्प्रिंग को लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्राई करो। देखो ये यू स्पीड से आया ब्लॉक, ये दूसरे वाले ब्लॉक का मास भी कितना है, एम है। दोनों कोलिजन के बाद एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं। तो इससे पहले कोलिजन हुआ, दोनों स्टिक हुए, स्टिक होने के बाद पूरा सिस्टम आगे जाएगा दो ब्लॉक का, और स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कंप्रेशन वाले हमने पहले भी करे हैं। सेम क्वेश्चन क्या निकालते थे ऐसे क्वेश्चन में, मैक्सिमम कंप्रेशन। यहां पर भी सेम क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन। स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा, ये अपने को निकालना है। तो पहले कोलिजन करवाओ, हाँ दोनों का मास सेम है, हाँ वेलोसिटी u बाई 2 आएगी, बिल्कुल सही। पहले कोलिजन कराओ, उसके बाद ब्लॉक का पहले वेलोसिटी निकालो कंबाइंड ब्लॉक का, उसके बाद कंबाइंड ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी स्प्रिंग के। वेलोसिटी u बाई 2 आ गई तो आगे बढ़ो, कोलिजन वाला काम खत्म हो गया है। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत आ जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो टू बी केयरफुल। कोलिजन के बाद एक छोटा सा मिस्टेक हम लोग कर देते हैं जिसकी वजह से आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लिखा क्या करें, सही है, सही है, हैं एम यू स्क्वायर बाई 4 के, एक्स एक्स स्क्वायर बोल रहा हूँ ना, तूने मिस्टेक कर दिया वही वाला। नहीं 3 का टर्म तो नहीं आएगा, देखो 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 फटाफट करो। सबसे पहले मोमेंटम वाला पार्ट करें सब लोग। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, एम यू स्क्वायर बाई 4 के, हाँ हाँ शायद सही होगा, हाँ, देखते हैं, देखते हैं चलो। देखो मिस्टेक कहाँ पर होगी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। इधर देख एम यू इधर हो गया, इसका मोमेंटम एम यू, और दूसरे वाले ब्लॉक का कितना, 0। क्लियर है भाई, दोनों ब्लॉक क्लब हो गए तो दोनों का मास हो गया m प्लस एम, बोले तो 2m। इसमें किसी को दिक्कत, m m से कैंसिल हो जाएगा तो v हमारे पास आ जाएगा u बाई 2, ठीक है। अब थोड़ी सी सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी, +4 की जगह हमारे -1 भी हो सकते हैं यहाँ पर। देखो कैसे, अब ये जो मास बना वो कंबाइंड मास कितना हो गया इसका, 2m। कई बच्चे क्या करेंगे, m ले लेंगे, हो गया कांड, m नहीं लेना है, ठीक है। m की जगह कितना है, 2m। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अब की बार m की जगह 2m, v की जगह v स्क्वायर बाई u स्क्वायर बाई कितना, 4, इजिकल टू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। देखो दिखाई दे रहा है, हाफ से हाफ का टर्म कैंसिल, 2 से 2 का टर्म कैंसिल, ठीक है। तो x कितना आ गया बच्चों, u अंडर रूट ऑफ कितना, m अपॉन 2k, दैट इज आवर राइट आंसर। वहां पे चॉइस हमेशा ऐसी बनाता है कि आप एक गलती करोगे आपको लगेगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पता चला था सोल्यूशन आया या टीचर डिस्कस हुआ तब पता चलेगी यार ये तो चौपट हो गया, है कि नहीं है, ये बात का ध्यान रखना है। हम्म, ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है ना।
जो टीचर का एक्सपीरियंस होता है वो यहीं काम आता है, ठीक है, राइट। अपने को पता है कि पिछले 15-20 सालों में बच्चों ने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी है, तो जहाँ जहाँ मिस्टेक करी है बताता रहता हूँ कि यहाँ यहाँ ये मिस्टेक की पॉसिबिलिटी होती है, उसको आप ध्यान रखो, ठीक है ना। तो 0 तो नहीं होंगी मिस्टेक, लेकिन फिर भी हम उन्हें काफ़ी नंबर में रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? चलो, तो वैसे तो अभी टाइम बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े पक गए होंगे, है ना, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो क्लास को थोड़ा 10-15 मिनट जल्दी खत्म कर देते हैं, ठीक है। इसमें PT 1 है, लेकिन अब 15 मिनट छोड़ रहा हूँ तो कुछ पनिशमेंट भी तो होगा ना, ठीक है ना। तो प्रोफिशिएंसी टेस्ट 1 है, देखो, मोमेंटम, इम्पल्स एंड मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास वाले मिल गया। पेज नंबर 11 PT 1, देखो PT 1, इसका पहला क्वेश्चन है, ए फोर्स एक्ट ऑन ए मास ऑफ 40 kg एंड चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 to 12, मिल गया। इसके पूरे 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 आपको सॉल्व करके लाने हैं, ठीक है। पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल हैं 6 to 10, तो इन क्वेश्चन को आपको लैंग्वेज में अपने आप आंसर लिख के लाना है कि क्या होगा। पेज नंबर बेटा इसमें क्या होगा, पेज नंबर चेंज हो गया है, 11 है पेज नंबर, लेकिन इम्पल्स मोमेंटम वाले का किसी और चैप्टर में मत कुछ जाना। हाँ हाँ, दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। तो कल मिलते हैं दोबारा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय।